जीएसटी लागू होने से पहले भारत में अनेक अप्रत्यक्ष कर लगाए जा रहे थे, जैसे केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी), राज्य मूल्य संवर्धित कर (स्टेट वेट), उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी), सेवा कर (सर्विस टैक्स). अब इनमें से अधिकांश करों को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। एक कर यानी कि जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी में शामिल किए गए केंद्र सरकार के जो कर हैं उनमें सबसे पहले तो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसको जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। इसी प्रकार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, विशेष महत्व के माल, इसे भी जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। इसी प्रकार चिकित्सकीय प्रसाधन सामग्री पर उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता था, इसे भी जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। इसी प्रकार अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवा कर और इन करों पर लगने वाला उपकर या अधिभार, ये केंद्र द्वारा लगाए जाते थे, जिनको जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। राज्यों के द्वारा जो लगाए जाते थे कर, उनमें वेट, बिक्री कर, जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। केंद्रीय बिक्री कर, इसको भी जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। लग्जरी कर, क्रय कर, प्रवेश कर, चुंगी, मनोरंजन, शर्त, जुआ, लॉटरी पर कर और इन करों पर लगने वाला अधिभार, इसको भी शामिल कर लिया गया है। किसमें? जीएसटी में। जो कर शामिल नहीं किए गए उनमें है केंद्र द्वारा लगाए जाने वाला आधारभूत सीमा शुल्क, शोध एवं विकास कर, निर्यात शुल्क, राशिपातन, सुरक्षा शुल्क। ये केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते थे, जिनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। और राज्य के द्वारा जो उत्पाद शुल्क लगाया जाता था उसको भी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क को तो शामिल कर लिया गया है, लेकिन राज्य द्वारा लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। स्टाम्प शुल्क को भी शामिल नहीं किया गया है। प्रोफेशनल कर को भी शामिल नहीं किया गया है। मोटर वाहन कर को भी शामिल नहीं किया गया है। नहीं करने का मतलब यह है कि ये कर भी जीएसटी के साथ में लागू है। इन करों को समाप्त नहीं किया गया है। कर के प्रशासन में विकेंद्रीकरण, ये जीएसटी की विशेषता है। मतलब केंद्रीय माल एवं सेवा कर यानी कि सेंट्रल जीएसटी एवं एकीकृत माल एवं सेवा कर इंटीग्रेटेड जीएसटी का आरोपण एवं प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, जबकि राज्य माल एवं सेवा पर कर या संघीय क्षेत्र माल एवं सेवा कर यानी कि स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इसका आरोपण एवं प्रशासन संबंधित राज्य सरकार या संघ क्षेत्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इसको कहते हैं कर प्रशासन में विकेंद्रीकरण होना। यह जीएसटी की विशेषता है। आयात को अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति को इंटर स्टेट आपूर्ति कहते हैं तथा उस पर एकीकृत माल एवं सेवा कर लागू होता है। उसी प्रकार सेवाओं के आयात को भी अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा एवं एकीकृत माल एवं सेवा कर देय होगा। माल के आयात पर लगने वाले आधारभूत सीमा शुल्क के अलावा एकीकृत माल एवं सेवा कर भी देय होगा। ये जीएसटी की विशेषता है। निर्यातों को शून्य दर वाली आपूर्ति माना जाएगा। दूसरे शब्दों में माल एवं सेवाओं के निर्यात पर कोई कर देय नहीं होगा, परंतु इनपुट कर जमा का लाभ उनको प्राप्त होगा। निर्यातकों को इनपुट कर की जमा वापसी के रूप में प्राप्त होगी, रिफंड के रूप में प्राप्त। इनपुट कर जमा का प्रावधान, इनपुट कर जमा का लाभ केवल पंजीकृत व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जब माल एवं सेवाओं की आपूर्ति करता है तो आपूर्ति प्राप्तकर्ता से वह सेंट्रल जीएसटी
स्टेट जीएसटी अथवा इंटीग्रेटेड जीएसटी जो भी लागू हो वसूल करता है। इसी प्रकार जब उसको माल एवं सेवाओं की आपूर्ति की जाती है तो वह सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी या आईजीएसटी जो भी लागू हो का भुगतान करता है। इनपुट कर जमा का अर्थ है पंजीकृत व्यक्ति उसके द्वारा वसूल किए गए कर में से चुकाए गए कर की जमा प्राप्त कर लेता है, अर्थात समायोजन कर लेता है तथा शेष राशि ही सरकार में जमा कराता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि कौन से कर की इनपुट कर जमा कौन कौन से करों से ली जा सकती है अथवा उनके उपयोग का क्रम क्या होगा। एक कर की दूसरे कर से इनपुट कर जमा लेने के संबंध में जो प्रावधान है उनके अनुसार सेंट्रल जीएसटी का समायोजन सेंट्रल जीएसटी एवं आईजीएसटी से किया जा सकता है। स्टेट जीएसटी का समायोजन स्टेट जीएसटी एवं इंटीग्रेटेड जीएसटी से किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी का समायोजन इंटीग्रेटेड जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी से इसी क्रम से किया जा सकता है। यह जीएसटी की विशेषता है। लघु स्तर पर व्यापार करने वाले व्यक्तियों को पंजीकरण से मुक्ति। सामान्यतः कर योग्य माल की आपूर्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकरण करवाना होता है, परंतु अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति की एक वित्त वर्ष में कुल टर्नओवर आवर्त 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख, ये भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न राशियाँ हैं, जो जिस राज्य के लिए लागू हो उस राशि से उसका टर्नओवर अधिक नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है। पंजीकरण से मुक्ति के प्रावधान बने हुए हैं। निश्चित सीमा से अधिक कुल टर्नओवर नहीं करने वाले व्यक्तियों को कंपोजिशन स्कीम अपनाने का भी विकल्प है। ऐसे पंजीकृत व्यापारी जिनकी कुल आवर्त पिछले वित्त वर्ष में अर्थात वित्त वर्ष 2018-19 में 1.5 करोड़ से अधिक नहीं हो, विशिष्ट श्रेणी के 8 राज्यों में 75 लाख है 1.5 करोड़ के स्थान पर, इससे अधिक नहीं हो तो वे वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपोजिशन स्कीम का विकल्प अपना सकते हैं। विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड है। कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाले व्यक्ति पर विशिष्ट प्रावधान है, उनको निश्चित % से शुल्क प्रदान करना होता है। यदि वह मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, तो सेंट्रल जीएसटी 0.5%, स्टेट या यूनियन टेरिटरी जीएसटी भी 0.5%, यानी कि टोटल जीएसटी हुआ 1%। यदि वह रेस्टोरेंट सर्विस प्रदाता है तो सेंट्रल जीएसटी 2.5%, स्टेट जीएसटी या यूनियन टेरिटरी जीएसटी भी 2.5%, इस प्रकार टोटल 5%। अन्य माल एवं सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति का अगर वो टर्नओवर करता है तो 0.5% सेंट्रल जीएसटी और 0.5% ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी जीएसटी मिला करके 1% ये कंपोजिशन स्कीम में उस व्यापारी को जमा कराना होता है। ऐसा व्यक्ति प्रति माह विवरणी प्रस्तुत करने के स्थान पर तिमाही विवरणी प्रस्तुत कर सकता है। जिसने कंपोजिशन स्कीम अपनाई है उसके लिए कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाला व्यक्ति इस अधिनियम के तहत कर का संग्रह नहीं कर सकता। उसे उसके द्वारा चुकाए गए कर के संबंध में इनपुट कर का जमा लाभ भी नहीं मिलेगा। यदि वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय उसका कुल टर्नओवर निर्धारित सीमा यानी कि 1.5 करोड़ या 75 लाख जो भी लागू हो उससे अधिक हो जाता है तो उसका विकल्प उसी दिन से समाप्त हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अंतर्राज्यीय क्रय तो कर सकता है परंतु अंतर्राज्यीय आपूर्ति नहीं कर सकता।